नमस्कार बच्चों। आज हम प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप संस्कृत प्रायद्वीप अर्थात प्राय मतलब होता है लगभग और द्वीप का मतलब होता है द्वीप। भूमि के वो हिस्से जिनके चारों ओर पानी होता है, पर यह मुख्य भूमि से एक भूसंधि के द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल तथा एक ओर स्थल होती है। इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया के प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप स्वयं में ही एक प्रायद्वीप है। कोलाबा प्रायद्वीप मुंबई में, दक्कन प्रायद्वीप, वर्ली प्रायद्वीप मुंबई, काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात, ग्वादर प्रायद्वीप पाकिस्तान, जाफना प्रायद्वीप उत्तरी श्रीलंका। भारत का एक बड़ा हिस्सा पठारी प्रदेश है, जिसे प्रायद्वीप पठार के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और कच्छ से होते हुए लगभग यमुना और गंगा के समानांतर, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में शिलोंग पठार तक और समस्त दक्षिण प्रायद्वीप में है। वास्तव में भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से पठार का कुछ हिस्सा उत्तर में सिंधु और गंगा के अवसादों के नीचे दबा हुआ है। कहीं कहीं इस प्राचीन पठार के हिस्से मैदानी इलाके में देखने को मिलता है। भारत का विशाल प्रायद्वीप पठार ही वह भारतीय प्लेट है जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया का एक प्राचीन भूखंड है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्रायद्वीप पठार कठोर शैलों से बना है, जिनमें आग्नेय तथा कायांतरित शैलें जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, शिस्ट आदि पाई जाती हैं। कुछ सीमांत इलाकों को छोड़कर इस भूखंड के ऊपरी समुद्र का अतिक्रमण प्राय नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का मत है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय प्लेट या गोंडवाना लैंड धीरे धीरे खिसकते हुए उत्तर के यूरेशियाई प्लेट की ओर विस्थापित हो रहा था। जब वह वर्तमान स्थिति में पहुंचा, तब इसका पश्चिमी भाग धंस या अवतरण गया। यहाँ आज अरब सागर है। भू अवतल के कारण समस्त प्रायद्वीप पठार का ऊंचा स्वरूप बना, जिस पर सदियों से कटाव अपरदन की प्रक्रिया ने धरातली स्वरूप का निर्माण किया। जहाँ की चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम थी, वहाँ कटाव अधिक हुआ और कठोर चट्टान कम अपरदित हुई। लाखों वर्षों से चली आ रही इस प्रक्रिया ने पूरी तरह समतल धरातल का निर्माण न कर ऊंची नीची धरातल का निर्माण किया। यहाँ के अधिकतर पहाड़ कठोर चट्टानों के अवशेष हैं, जिन पर आज भी अपरदन कार्य हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन पहाड़ियों के ऊपरी भाग हिमालय के पर्वत शिखर की तरह नुकीले वरन गोलाकार नहीं है। पठार के सीमांत पट्टियों पर ऊंचे पहाड़ तथा अपरदित पठार देखे जा सकते हैं, जैसे सह्याद्री और अरावली पर्वत। भूगर्भिक हलचलों के कारण पठार में कहीं कहीं भ्रंश या दरार की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही भ्रंश से उत्पन्न घाटी में नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रवाहित होती हैं। हिमालय के निर्माण के समय प्रायद्वीप पठार अस्थिर था, जिसके कारण धरातल पर दरारें बनी और कुछ क्षेत्र ऊपर उठ गए। पालनी और नीलगिरी पहाड़ियां इसके उदाहरण हैं। दक्कन का लावा क्षेत्र, जिसे काली मिट्टी का प्रदेश भी कहते हैं, ज्वालामुखी से निकले लावा के जमाव अर्थात निक्षेप से बना है। प्रायद्वीप पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, इसलिए यहाँ प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ देखें, बुंदेलखंड पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, शिलांग का पठार, बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और दंडकारण्य का पठार। इस प्रकार ये भारत की मध्य भूमि के पठार हैं। भारत के विशाल पठार का भौगोलिक अध्ययन।
इस विशाल पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला मध्यवर्ती उच्चभूमि और दूसरा दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्चभूमि। मध्यवर्ती उच्चभूमि विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में है। इसके उत्तर पश्चिम छोर में अरावली पर्वत है। विंध्याचल श्रेणी एवं अरावली के मध्य में मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में बघेलखंड का पठार, तथा सुदूर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। सामान्यतः इस उच्च भूमि का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, जो प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, सोन के बहाव की दिशा से भी ज्ञात होता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के उपर्युक्त वर्णित विभागों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे मालवा की मिट्टी काली है, इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। बुंदेलखंड का धरातलीय अधिक ऊबड़ खाबड़ है। इसके पश्चिम भाग में बिहार का दृश्य देखने को मिलता है। बघेलखंड क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ियों से घिरा है। इसके बड़े भाग पर विंध्याचल तथा कैमूर श्रेणियों का विस्तार है। यही स्थिति छोटा नागपुर के पठार की है। इसके उच्च पूर्व में ताजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग और दक्षिण में कोल्हन की पहाड़ियां हैं। क्या आप जानते हैं, पश्चिमी घाट विश्व के 10 जैव विविधता प्रदेशों में से एक है। यहाँ पुष्पी पौधों की 7400 प्रजातियाँ, 139 स्तनधारी पशुओं की प्रजातियाँ, 508 पक्षियों की प्रजातियाँ, 189 उभयचर प्रजातियाँ तथा 288 नदी मछलियाँ पाई जाती हैं। केरल में स्थित अनाईमलाई पर्वत श्रेणी की अनाईमुड़ी शिखर 2695 मीटर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। यही पलनी पहाड़ियों में कोडाईकनाल पर्वतीय नगर है। पश्चिमी घाट पर स्थित नीलगिरी में ऊटी उद्गम मंडलम दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर एवं पर्यटन केंद्र है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के सभी भूखंडों में छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से सबसे धनी है। इसमें स्थित दामोदर घाटी में कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा शिल्पासार पाया जाता है। दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण तट से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट से पूर्व में पूर्वी घाट तक है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्य पूर्णतः या अंशतः आते हैं। इस त्रिभुज की एक भुजा जो पूर्वी घाट से होकर गुजरती है, नीलगिरी से ताजमहल पहाड़ी को जोड़ती है। दूसरी भुजा पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। तीसरी भुजा सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, जिसे पश्चिम में स्थित होने के कारण पश्चिमी घाट भी कहते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में कहीं कहीं ऊंचाई कम है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में कहीं कहीं ऊंचाई कम है। ऐसे कम ऊंचे व चौड़े भाग को घाट के नाम से जानते हैं। इन घाटों में पठारी तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होता है। उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट ऐसे 3 प्रसिद्ध घाट हैं। पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर महानदी की घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल गए हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी आदि नदियां
पूर्वी घाट को काटकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ये उपजाऊ डेल्टाई मैदान की रचना करती हैं। प्रायद्वीप पठार का उत्तर पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ के बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। यह महानदी जलप्रपात क्षेत्र में आता है। नदियों ने इस पर उपजाऊ मिट्टी बिछाई है। इसका उत्तरी व उत्तर पूर्वी भाग पठारी है, जिसे स्थानीय रूप से जसपुर का पठार, धर्मजय का पठार, रायगढ़ का पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भाग में छुरी की पहाड़ी तथा पश्चिमी भाग में मैकल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इस बेसिन के दक्षिण में बस्तर की उच्च भूमि है, जिसे दंडकारण्य कहते हैं। यहाँ बैलाडीला व दल्ली राजा क्षेत्र उच्च किस्म के लौह अयस्क से भरा है। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट पत्थरों की भी प्रचुरता है। यह क्षेत्र भूगर्भिक गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, दंडक गुफा यही है। इस क्षेत्र में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय पठार राजमहल की पहाड़ियों पर ही समाप्त नहीं होती है। इसका एक भाग उत्तर पूर्व में भी फैला है। स्थानीय रूप से यह शिलांग का पठार, कार्बी एंगलांग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। इस पठार को मुख्य पठार से जोड़ने वाली चट्टानें गंगा के जलोढ़ से ढकी हुई है। मेघालय में पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया हैं, जिस पर स्थित मासिनराम विश्व का प्रसिद्ध वर्षा वाला स्थान है। दक्कन का पठार। क्या आप जानते हैं, कुटुमसर गुफा एक भूगर्भिक गुफा है। यहाँ भूगर्भिक स्थलाकृतियाँ स्टेलाइट, स्टेलेक्टाइट, स्टेगमाइट एवं कंदरा स्तंभ आदि देखने को मिलती हैं। गुफा की छत के नीचे की ओर लटकते हुए चूने के स्तंभ को अच्युताश्च स्टेलेक्टाइट एवं गुफा के धरातल से छत की ओर बढ़ते स्तंभ को निश्चुताश्च स्टेगमाइट कहते हैं। ये दोनों बढ़ते हुए आपस में मिल जाते हैं, जो कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। ये शिलाकृतियाँ चूनायुक्त चट्टानों की बहुलता वाले क्षेत्र में मिलती हैं। चूना पत्थर, कुटुमसर गुफा। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। इसकी चौड़ाई ग्रीष्म ऋतु में कम से कम 350 मीटर और वर्षा ऋतु में अधिकतम 1000 मीटर पाई गई है। पाट पठारी क्षेत्र है, किंतु इसका धरातल सीढ़ीनुमा होता है, जैसे मेन पाट, जारंग पाट, जसपुर का पाट, सामरी पाट आदि। दक्कन ट्रैप। पश्चिमी घाट के पूर्व में दरारी उद्गार से निकले लावा से बना क्षेत्र दक्कन लावा ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 51,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है। इसी पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें कई खनिज पाए जाते हैं, जो भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है और कृषि के लिए जरूरी है।
क्या आप जानते हैं दक्षिण पठार के 3 स्वर्ण खदान क्षेत्र? पहला है कोलार स्वर्ण क्षेत्र, ये कर्नाटक में है। दूसरा है हट्टी स्वर्ण क्षेत्र, ये भी कर्नाटक में। और तीसरा रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र, ये भी आंध्र प्रदेश में। भारत का 90% खनिज पदार्थ, 60% कपास, 70% सूती वस्त्र, चीनी का लगभग 65% उत्पादन पठारी भाग में ही होता है। प्रायद्वीपीय औद्योगिक समूह, पहला है दामोदर घाटी औद्योगिक समूह और दूसरा है बेंगलुरु कोयम्बटूर मदुरई औद्योगिक समूह। पठार में खनिज संपदा और उत्खनन। भारत का पठार प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ उत्खनन और कई उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैंगनीज आदि के विशाल भंडार हैं। यह कहा जा सकता है कि भारत का अधिकतर खनिज पठारी प्रदेश से ही प्राप्त होता है। उत्खनन कैसे होता है? खदानों में मजदूर कैसे काम करते हैं? खदानों से जो खनिज निकलता है उसका क्या उपयोग होता है? इसे जानने के लिए हम एक खदान क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। झारखंड के धनबाद जिले में कोयले की प्रमुख खदान है, जिसे झरिया कोयला क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार है। जमीन के अंदर से कोयला निकालने के लिए सुरंग बनाई गई हैं। इस खदान के मैनेजर ने बताया कि यहाँ जमीन के नीचे लंबी सुरंगें बिछा दी गई हैं। यहाँ सैकड़ों मजदूर स्टील की टोपी पहने कोयले निकालने का काम करते हैं। मैनेजर ने कहा कि नीचे घनघोर अंधेरा होता है, इसलिए काम करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि कुछ मजदूर हाथ में बैटरी चलित लैंप लिए हुए थे और कुछ की टोपी के अगले हिस्से में लैंप लगा हुआ था। कोयला निकालते हुए सुरंगों में ऊपर से पत्थर या चट्टान गिर सकती है। इससे बचाव के लिए स्टील की टोपी पहनना आवश्यक होता है। सुरंग की छत को गिरने से रोकने के लिए लकड़ी और लोहे के खंभे और बीम लगाए जाते हैं। कोयला चट्टान की तरह कठोर होता है और इसे निकालने के लिए बारूद से तोड़ा जाता है और फिर टोकरियों में भरकर ट्राली में डिब्बे में भरा जाता है। ये ट्रालियां पटरी पर चलती है और इन्हें शाफ्ट के रास्ते लोहे की चैन से खींचकर बाहर लाया जाता है। यहाँ से कोयले की धुलाई के लिए वाशरी में ले जाया जाता है। जमीन के नीचे खदान में काम करना जोखिम से भरा है। खदानों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। 1975 में धनबाद के इसी कोयले क्षेत्र में स्थित चासनाला खदान में कोयले की दीवार गिर जाने से खदान में अचानक बाढ़ की तरह पानी भर गया और लगभग 400 से अधिक मजदूर डूबकर मर गए। कोयले के अलावा और भी खनिजों का प्रायद्वीप पठार में उत्खनन होता है, जैसे लौह, मैंगनीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। इस तरह धातुओं पर आधारित उद्योगों के लिए भारत के पठारी प्रदेश में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उद्योग चलाने के लिए बिजली चाहिए। बिजली बनाने के लिए कोयला यहाँ आसानी से प्राप्त होता है। यहाँ कोयले पर आधारित कई ताप बिजली घरों की स्थापना हुई है। साथ ही यहाँ बड़े बांधों से पन बिजली का भी उत्पादन होता है।